अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 18 कैफ 6 का स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, कल हमने बात शुरू की थी लेसर की दूसरी तरह की लीज की। तो लेसर का सवाल सामने आने पर 5 सवाल हमने करने हैं, उसमें से निकालने हैं। अगर उन 5 में से किसी एक का जवाब भी यस आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि सिग्निफिकेंट रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं। मतलब एसिड लेसर अपनी किताबों से निकाल देगा। इसको हमने कहा था फाइनेंस लीज। और अगर इनमें किसी का भी आंसर यस ना आए, सबका आंसर नो हो, तो फिर हमने ऑपरेटिंग लीज कहा था, जिसमें हमने कहा था एसिड लेसर अपनी किताबों में ही रखेगा। ठीक है। वो 5 सवाल कौन से थे जी? इधर नहीं देखना, मैं तो देख के ज़रा रिवाइज करना है। 5 सवाल कौन से थे? सबसे पहला, क्या एसिड लीज टर्म के एंड पे लेसी को मुफ्त में मिल जाएगा? इफ द आंसर इज यस, तो दिस इज फाइनेंस लीज, क्योंकि ओनरशिप समझो ट्रांसफर होगी, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। ठीक है। तो अगर एसिड लीज टर्म के एंड पे लेसी को मुफ्त में मिल जाएगा, इसका आंसर यस है, तो ये लीज फाइनेंस है। नहीं तो आगे चलो। सवाल नंबर 2, क्या एसिड कुछ पैसे देकर लेसी को ट्रांसफर हो जाएगा लीज टर्म के एंड पे? अगर इसका आंसर यस आ जाए तब भी ये फाइनेंस लीज बन जाएगी, क्योंकि किसी एक का जवाब यस आ गया तो ये क्या बन जाएगी? फाइनेंस लीज। ठीक है। तो अगर इसका जवाब यस आ गया तो ये फाइनेंस लीज वरना ऑपरेटिंग। तीसरा सवाल क्या था? अगर इसका भी नो आ गया तो आगे चले। तो यूजफुल लाइफ नहीं, बल्कि इकोनॉमिक लाइफ। लीज टर्म इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन कवर कर रही है अगर, ठीक है, तो हमने क्या कहा था जी? ये फाइनेंस लीज होगी, नहीं तो ऑपरेटिंग। ठीक है। नहीं तो आगे चले। चौथा सवाल क्या था? इंसेप्शन ऑफ लीज पे, लीज के स्टार्ट में, मुझे ऐसे लग रहा है मैं कैमरे को ही पढ़ा रहा हूँ, एक ही बच्चा बैठा है, ठीक है ना, तो वो जज्बा नहीं आ पा रहा, आप लोगों को मैं मिस कर रहा हूँ बड़ा। अच्छा, तो चौथा सवाल क्या था कि लीज के स्टार्ट में खड़े होकर हमने देखना है अगर तो पीवी ऑफ एलपी किसके बराबर? सब्सटेंशली बराबर। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के सब्सटेंशली इक्वल है, तो हमने कहा था कि ये क्या बन जाएगी? फाइनेंस लीज। अगर इसका आंसर यस है तो, अगर नो तो फिर आगे चलें। 5वां सवाल था कि एसेट इतना स्पेशल नेचर का है कि लेसी के अलावा कोई और उसको मेजर मॉडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसका जवाब अगर यस आ जाए तब भी ये फाइनेंस, वरना तीनों चारों पांचों को गुजार कर देख लिया, कोई एक का जवाब भी यस नहीं आया, तो फिर ऑपरेटिंग लीज बनेगी। ठीक है। ये सवाल भी लिखे हुए हैं, हमारी एग्जाम्पल भी थी। ओके। अच्छा जी, अब पहले इसी पे आए वापस। अगर फाइनेंस लीज है तो एसेट लेसर खरीद कर लाएगा बाजार से, पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट, फिर उसको अपनी किताबों से निकाल देगा, क्योंकि ओनरशिप, चलो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड, ओनरशिप नहीं भी होती ट्रांसफर, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए हैं, तो इसको हमने क्या कहा था जी? फाइनेंस लीज है। किसी एक सवाल का जवाब यस आ गया तो ये क्या बन जाएगी? फाइनेंस लीज। ठीक है। तो फिर एसिड लेसर अपनी किताबों से निकाल देगा और लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगा, और फिर रेंटल की एंट्री थी कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और अगर पांचों का जवाब नो आता है तो ये क्या बन जाएगी? ऑपरेटिंग लीज। इस सूरत में एसिड लेसर अपनी किताबों में ही रखेगा। कीप दिस एसेट इन योर बुक्स। ठीक है। और कैश आने पर रेंटल इनकम बुक करेगा, यानी जिंदगी आसान हो गई। ये लेसर की लीज अगर हुई तो एमोटाइजेशन स्केड्यूल वगैरह नहीं बनना। ठीक है। जो कैश आना है बस वही रेंटल इनकम है। बहुत सिंपल हो गया। ठीक है। अच्छा, अब डेप्रीसिएशन क्यों चार्ज कर रहा है ये? क्योंकि ये एसेट इसी का पीपीई है, इसने किराए पे देने के लिए रखा हुआ है, तो डेप्रीसिएशन यूजफुल लाइफ के ऊपर करेगा। कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन है नहीं। ठीक है। अब
इसको ज़रा करने का एक तरीका सवाल का वो हमने वज़ा करना है, क्योंकि ये तो आसान सी बात है, एसिड खरीदा फिर उसको किराए पर दिया तो किराया आने पर एंट्री करेगा लेसर, कैश डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट। लेकिन मसला क्या है, मसले हैं दो। पहला मसला जो सबसे बड़ा मसला है, असल में जो मसला है जिस वजह से इंट्रो से निकल कर ये अकाउंटिंग यहाँ पे सीख रहे हैं, वो मसला है IFRS 16। IFRS 16 ये कहता है कि कभी कभी ना ऐसा होता है, लेसर लेसी को फंसाने के लिए ना यूँ कहता है कि यार तुम पहला रेंट दोगे 10,000, अगले साल का रेंट तुम्हें हम कर देंगे 8,000, उससे अगला 6,000 डिस्काउंट। यानी उसको नजर आ रहा है कि हर साल रेंट क्या होता जा रहा है, कम। हालांकि उनने अपना खाता पूरा रखा हुआ है, पहला ज्यादा ले लेगा, बाद में कम करता जाएगा, ठीक है। अब उसने अपना खाता पूरा रखा हुआ है, लेकिन कैश फ्लो तो डिफरेंट हो गए, लेसर को कैश फ्लोज डिफरेंट आएंगे। अब IFRS 16 यहां पे आ कहता है नहीं, एसेट बराबर फायदा दे रहा है आपको, क्योंकि वो तो किराए के ऊपर दिया ही हुआ आपने। तो अगर बराबर फायदा दे रहा है तो मुनासिब बेस कोई और ना मिले तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसको डेप्रिशिएट करना चाहिए था, और इनकम को भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। जब एसेट बराबर फायदा दे रहा होता है तो डेप्रिशिएट भी बराबर स्ट्रेट लाइन में करते हो, तो इनकम को भी किस पे बुक करो, स्ट्रेट लाइन। तो यहां से फिर थोड़ा सा मसला पैदा होता है कि कैश आना और अमाउंट से होता है और इनकम रिकॉर्ड होती है और अमाउंट से। तो वो जो आपने एक रूल पढ़ा था बचपन में कि अगर कैश ज्यादा आ जाए, इनकम कम कमाए तो एडवांस, कैश कम आए, इनकम ज्यादा कमा लें तो रिसीवेबल, ये मसला आ जाएगा यहाँ। तो एक मसला तो ये है कि स्टैंडर्ड को तकलीफ इससे है कि अनइवन कैश फ्लोज भी हो, तो वो कहता है अगर एसेट बराबर फायदा दे रहा है तो आप उसको इनकम को भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बुक करें, अनलेस के कोई और मुनासिब बेस आपको मिल जाए। स्टैंडर्ड तो यूँ कहता है, ठीक है। तो कैश और इनकम की अमाउंट डिफर हो जाएगी, एक मसला ये आ जाता होता है। और दूसरा मसला ये भी आ सकता है कि कभी सवाल एडवांस का होगा, कभी सवाल एरियर का होगा, तो कभी ईयर एंड डिफरेंट हो जाएगा लीज का फाइनेंशियल ईयर एंड से। तो ये सारे मसाइल हमें इन सवालों के अंदर आने हैं। अब ये सारे मसाइल टैकल हो जाएं, उसके लिए एक ही हल, हम एंट्रीज को करेंगे, कैश आया, फिर रेंट कमाया, और फिर एसिड घिसाया। 3 काम करने हैं। कैश के आने की एंट्री पहले करेंगे, रेंट के कमाने की एंट्री बाद में करेंगे, और फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। अब इनको कैसे करना है ये सीखने की जरूरत है, ठीक है। आराम सुकून से हमने ये 12वां सवाल करना है इस वक्त, ठीक है। 12वां सवाल, प्रिपेयर एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसर, मतलब ये लेसर का सवाल है। फॉर द ईयर 9, 10 एंड 11, ठीक है। अब फिर वो कह रहा है डिस्क्लोजर भी बनाओ नोट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, लेकिन सिर्फ 2009 का, ठीक है। अब सवाल लेसर का है, तो कौन सी लीज है ये, कौन सी लीज है? हाँ जी, ये ना कह देना कि आपने चूंकि ऑपरेटिंग लीज अभी अभी रिवाइज करा के तो हमें ये सवाल सामने रखा है तो ये तो ऑपरेटिंग का ही होगा, है ना। अब हम बड़े हो गए, ठीक है। तो सवाल करने शुरू करते हैं जी। सवाल नंबर 1, अच्छा अब सवाल रिवाइज करना है प्लीज, ठीक है। सवाल नंबर 1 क्या था? पहला सवाल क्या था? आज मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन लग रही है शायद, है ना? आपको लग रही है? आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से ऑनलाइन वालों, तो पढ़ लेना लेक्चर, वरना कल और डाउन हो जानी है तुम लोगों की। क्या एसेट मुफ्त में लेसी को लीज टर्म के एंड पे ट्रांसफर हो रहा है? सवाल ना पढ़ ले पहले। एसेट खरीदा यकम जनवरी 9 को लेसर ने, कमेंसमेंट लीज किया यकम जनवरी 9 ही, यूजफुल लाइफ है, लीज टर्म है, रेंटल्स एडवांस में पे करने हैं जो कि रिड्यूस होते जाएंगे 5-5% करके, इनिशियल डायरेक्ट को, अरे यार ये कहां से आ गया, चलो अब आ ही गया तो आन दो। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पेड बाय लेसर, अभी तक मैंने आईडीसी आपको सिर्फ लेसी के सवाल में कराई है। मैंने कहा था आईडीसी हर एक लेसर, आईडीसी का मतलब क्या है? वकील को पैसे पूसे दिए, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। आसान सवाल में क्या कहा था? वकील को पैसे पूसे दिए। तो ये तो हर लेसी दे सकता है, हर लेसर भी दे सकता है, तो आईडीसी तो हर जगह पे आ सकती है ना। तो चलो इस सवाल में आगे अब आ गई, ठीक है ना, कर ही लेते हैं। अब ये सवाल, ये आईडीसी की डिस्कशन आज होगी तो किस कॉन्टेक्स्ट में होगी? लेसर और जोन सी वाली, और फाइनेंस लीज हो सकती है, ऑपरेटिंग वो तो हमें पता नहीं, ठीक है। बहरहाल आईडीसी आ गया जी, माजरत के साथ आईडीसी आ गया, लेकिन पूरे सवाल में
कहीं पे आपको ये नजर आया है कि ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म? जरा 5 सवाल लगाओ। पॉज करिएगा भाई। अच्छा जी, ये टेस्ट नंबर 1 क्या था कि एसेट लेसी को लीज टर्म के एंड पे मुफ्त में मिल रहा है? आंसर इज नो। अच्छा, क्या कोई पैसे पूसे देकर एंड पे ट्रांसफर हो रहा है लेसी को? नो। अच्छा, क्या लीज टर्म जो है वो यूजफुल लाइफ का मेजर पोर्शन कवर कर रही है? आंसर इज नो, क्योंकि मेजर पोर्शन को हमने क्या कहा था? एटलीस्ट 75%। फिर क्या पीवी ऑफ एलपी फेयर वैल्यू के सब्सटैंशली इक्वल है? अब यहाँ पे आके हम फंस गए, क्योंकि मुझे पूरे सवाल में कहीं पर डिस्काउंट रेट नज़र नहीं आया। डिस्काउंट रेट होता तो मैं लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकता था, लेकिन मुझे फेयर वैल्यू गिवन है। फेयर वैल्यू गिवन है कि नहीं गिवन? गिवन है ना। ये कॉस्ट क्या होती है? फेयर वैल्यू ही तो होती है। जब एसेट खरीदने जाते हैं हम तो हमें जो फेयर वैल्यू होती है वही उसकी कॉस्ट पड़ती है, ठीक है? तो बोला ये नहीं पता बस, और आगे फिर 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या निकालें ये पता नहीं है। अब अभी हमें कुछ पता नहीं, ठीक है जी। अब तीसरा क्या है जी? क्या एसेट ऐसी स्पेशल नेचर का है कि लेसी के अलावा इसको कोई यूज नहीं कर सकता विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन? ऐसा भी नहीं। अब ले देकर एक मसला रह गया है, बाकी तो सब नो है। अगर बाकी सब नो है तो ये क्या बन जाएगी? ऑपरेटिंग लीज। लेकिन अभी हमें क्लियर तो नहीं है। सारे सवालों के जवाब तो नो नहीं हुए। हो सकता है इस सवाल का जवाब, सवाल नंबर 4 का जवाब यस निकल आए, और अगर यस निकल आया तो ये कौन सी लीज बन जाएगी? फाइनेंस। अब हमने बड़ी परेशानी हुई। जैसे मैं अगर एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना भी दूं तो एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल क्या बनेगा? एरियर में कराए या एडवांस में? एडवांस में। तो 1 जनवरी 2009 पे पहला कराया, रेंटल पे करोगे आप, एक लाइन छोड़कर भी अगर आप रखो तो 1 जनवरी 9 पे किराया कितना आएगा? 8,000। ऐसे करते हैं वर्किंग वहाँ पे भी, लेकिन फिलहाल ज़रा यहाँ पे। और दूसरे साल का किराया 1 जनवरी 2010 का किराया 5% कम हो जाएगा। कितना? फिर 3 किराए हैं। 1 जनवरी 11 पे तीसरा किराया कितने का आएगा? 7,220। अब इनको डिस्काउंट करना तो कोई मसला नहीं था, लेकिन डिस्काउंट रेट तो होता, ठीक है? चलो खैर कोई बात नहीं, जो है वो क्या है, लीज पेमेंट्स का पता है, ऐसा ही है। बस पता है ना, लीज पेमेंट्स तो पता लग रही है ना, बस उनकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। अब मुझे बताओ टोटल लीज पेमेंट्स कितनी है? लीज पेमेंट्स जो पता है वो तो बता दो ना, ठीक है? टोटल लीज पेमेंट्स कितनी है जी? टोटल 8,000 जमा 7,600 जमा 7,220 डबल 2,820। अब ये क्या है? ये प्रिंसिपल अमाउंट है या रेंटल है? ये प्रिंसिपल अमाउंट है या रेंटल है? बेटा ये इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम ही बना है ना एक तरह से।
तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है या रेंटल है? रेंटल है, इंस्टॉलमेंट रेंटल है, यानी अनडिस्काउंटेड फिगर है। इसी को तो डिस्काउंट करते थे, डिस्काउंट रेट यूज करके पीवी निकालते थे। अब वो डिस्काउंट रेट मुआ सवाल में है ही नहीं। अब चौथा टेस्ट नहीं लग सकता तो हम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। ऐसे नहीं कि अब कोई नहीं लग रहा तो जी अज्यूम कर लें, अज्यूम कुछ नहीं कर सकते। अब फिर एक चीज़ तो हमारे पास है, लीज पेमेंट्स, ऐसे ही है। इनकी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, हो किसी भी चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू उसकी फ्यूचर वैल्यू से क्या होती है, ज़्यादा होती है ना, कम होती है। चलो शुक्र है, इतना पता था हमें कि कम ही होती है। चलो ठीक है। अब मैं कहता हूं जी, मिसाल के तौर पे मजबूरी के दर्जे में हम 22,820 को ही पकड़ लेते हैं। क्या है जी 22,820? क्या है जी? पीवी ऑफ एलपी है ना? पीवी ऑफ एलपी है ना? नहीं ना, यही तो बता रहा हूं, ये पीवी ऑफ एलपी नहीं है, ये लीज पेमेंट्स हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट नहीं है बच्चों, ये मजबूरी है। फिलहाल इसको लेकर देखते हैं। व्हाट इज द आंसर जी? 76। अच्छा, अब अगर लीज पेमेंट्स को लिया और उसको फेयर वैल्यू पे डिवाइड किया तो आंसर आया 76%। अगर यही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट होती तो प्रेजेंट वैल्यू ने तो इससे भी कम 22,820 रुपए लीज पेमेंट्स हैं। प्रेजेंट वैल्यू तो इससे कम ही आनी है ना। अगर निकालते भी सही, डिस्काउंट रेट होता भी, डिस्काउंट कर भी लेते तो उसने 22,820 से तो कम ही आना था ना। तो अगर लीज पेमेंट्स को ऊपर रख के इस टेस्ट में आंसर नो आया है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से तो और भी ज्यादा ये नीचे चला जाएगा। तो मजबूरी में हमने स्टैंडर्ड वाले टेस्ट में थोड़ी सी, अब आप ये कहोगे सर अगर यहां पर आंसर आता कितना 92%, फिर आप कैसे बताते? ऐसा नहीं होगा सवाल भाई, क्लियर बताएगा। ऐसी मुसीबत इसी ऐसे एक आधे सवाल में पड़ेगी जिसमें खुला फर्क ही होगा, नजर आएगा साफ सुथरा। ऐसा फिर कंफ्यूजिंग मामला हो तो वो आपको बता देगा, या डिस्काउंट रेट बता देगा, ठीक है, या फिर आपको वो खुद ही बता देगा ये लीज ये है वो ऑपरेटिंग है या फाइनेंस है, ठीक है ना। तो ये जब कभी खामोश होगा तो आपके पास रेट इंटरेस्ट का नहीं है तो आपने क्या करना है, लेसर के सवाल में आप पीवी ऑफ एलपी ही निकल सकती है ना, आप लीज पेमेंट को ही फेयर वैल्यू पे डिवाइड कर दीजिएगा, उसका आंसर ही कम आ जाना है। अगर उसका आंसर ही कम आ गया तो पीवी ऑफ एलपी से तो और भी आंसर नीचे जाना है, ठीक है। अब यहां स्टार लग गया, लगा के स्टार पहले तो ऊपर लिखवाओ ना, इसका आंसर क्या आ गया? नो। जब सबका ही आंसर नो आ गया तो फिर ये कौन सी लीज बन गई? ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। अब ये तो हमने डिसाइड कर लिया यहां से, लेकिन यानी ये 12वां सवाल मैं करूंगा किससे जी? ऑपरेटिंग लीज से। वो हमने कहा पहले ही हमें पता था क्योंकि आज आपने करवानी यही थी, है ना? नहीं जी, हमने टेस्ट लगा के प्रूव किया। अब इस स्टार के साथ क्या लिखोगे? लिखो सवाल में डिस्काउंट रेट गिवन नहीं था तो हमने इस टेस्ट में, सवाल में डिस्काउंट रेट गिवन नहीं था इसलिए हमने इस टेस्ट में पीवी ऑफ एलपी की बजाय लीज पेमेंट एलपी को ही ले लिया। इस सवाल में डिस्काउंट रेट नहीं था जिस वजह से मजबूरी में हमने, ये मजबूरी है, मजबूरी में हमने इस टेस्ट में पीवी ऑफ एलपी की जगह लीज पेमेंट को ही ले लिया, टोटल लीज पेमेंट्स को ही ले लिया, टीएलपी टोटल लीज पेमेंट, टीएलपी को ही ले लिया, ठीक है। अब अगर टीएलपी लेने से आंसर 90% से कम है तो पीवी ऑफ एलपी लेने से तो और भी नीचे चला जाएगा। अगर टोटल लीज पेमेंट को लेकर आंसर 90% से कम आया है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट लेकर तो आंसर और भी कम हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया ऊपर? नो। डन? सही है जी। चलें जी, अब ये तो पता लग गया कि ये क्या है, ये क्या है? ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। अब देखो जी वर्किंग वन,
वर्किंग वन लीज पेमेंट और उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो वर्किंग वन ही हम कर लेंगे डेट इंस्टॉलमेंट की। वैसे मैं आपको बताऊं तो आप ये भी कर सकते हैं, डेट का कॉलम और इंस्टॉलमेंट का कॉलम आइंदा से आदत बना लें, इंस्टॉलमेंट या रेंटल कह सकते हैं आप, डेट इंस्टॉलमेंट डेट रेंटल कुछ भी लिख सकते हैं। ये दोनों कॉलम्स आप लेसर के सवाल में पहले बनाया करें, लेकिन एक लाइन की जगह खाली छोड़कर बना दिया करें, क्योंकि लीज पेमेंट की भी ज़रूरत पड़ गई ना। अगर यही सवाल फाइनेंस लीज का हो जाए, इंटरेस्ट रेट भी उसको देना ज़रूरी है वैसे, लेकिन सवाल में इंटरेस्ट रेट मिसिंग भी हो सकता है, उसको निकालने का तरीका भी सिखाना है, टेंशन ना लें अभी, ठीक है। बहरहाल वैसे बात कर रहा हूँ, अगर आपकी फाइनेंस लीज निकल आएगी तो सिर्फ पहली लाइन में आप डेट कमेंसमेंट डेट लिखकर एट इन्वेस्टमेंट से शुरू कर लोगे, स्केड्यूल आगे 3 कॉलम डाल लोगे, और अगर ऑपरेटिंग लीज निकलेगी तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, बस रेंटल्स आएंगे और उनको टोटल कर देंगे, तरतीब ये रख लेंगे, ठीक है ना। बहरहाल फिलहाल तो मुझे बताओ किस दिन लीज स्टार्ट हो रही है? 1 जनवरी 2009 में। अच्छा, अभी चलो थोड़ी सी जगह मैंने वैसे ज़बानी कह दिया तो छोड़ भी देते हैं। 1 जनवरी 2009 पर पहला किराया कितना है बच्चों? 8,000। लो, अब दूसरा किराया 1 जनवरी 10 पर कितना? 8,000 का 95% कर दें या 8,000 में से माइनस कर दें 5% ऑफ 8,000, ठीक है। क्या आंसर आया? 7, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा किराया 1 जनवरी 11 पर, अब ये 7600 का मजीद 5% कम कर दें, उसका 95% ले लें जी 7220, ठीक हो गया जी। अब मसला क्या है, यहीं से मैंने टोटल लीज पेमेंट निकाली थी, कितनी आई जी? 22,820, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा, ये एक लाइन छोड़ी हुई है हमने, इससे फ़ायदा पता है क्या होगा? अगर मिसाल के तौर पे यही फाइनेंस लीज निकल आई तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 जनवरी 9, यहाँ पे आके डालूंगा इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट सॉरी पड़ी थी प्रिंसिपल इंटरेस्ट और बैलेंस नेट इन्वेस्टमेंट शुरू कर दूंगा सवाल। और अगर ये ऑपरेटिंग लीज है तो इसको कुछ नहीं करना, बस इससे आगे चलना है, और आगे 2-3 कॉलम भी कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना इंटरेस्ट ना प्रिंसिपल ना कोई चक्कर ही कोई नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ईजी हो जाता है इस तरह से। खैर चले, अब मसला पता है क्या है, टेस्ट हमने लगा ली। देखो ये बनाने से फायदा क्या हो गया, पीवी ऑफ एलपी भी इसी की ही निकालनी थी, नहीं थी तो लीज पेमेंट भी टोटल यहीं से हो गई, तो इसका मतलब ये मेरे चौथे टेस्ट में भी यूज हो गया। ओके, अब 5 टेस्ट लगाने के बाद नतीजा क्या निकला है, ये क्या है? ऑपरेटिंग लीज। ये क्या है? ऑपरेटिंग लीज। तो IFRS 16 कहता है लेसर भाई ऑपरेटिंग लीज में तुमने इंटरेस्ट की इनकम कोई नहीं रिकॉर्ड करनी, क्योंकि तुम्हारा ये मकसद नहीं है कि तुमने एसेट दिया है किस्तों पर, फिर उस एसेट के पैसे भी ले रहे हो और इंटरेस्ट भी ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुमने तो एसेट किराए पे दिया हुआ है, तुमने तो एसेट किराए पे दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर किराया रिकॉर्ड कर लो, यानी रेंटल इनकम। अब यहां पे वो वाला मसला आता है, पहला वाला मसला क्या? कैश फ्लोज आ रहे हैं डिफरेंट। अब लेसर को सोचो ना, अपने आप को लेसर समझ के सोचो, आप लेसर हो, आप बाजार से एक वो जो जैसे मैंने जनरेटर कल मंगवाया था जिसकी लाइफ क्या है 25 साल, अब वो जनरेटर इस भाई को महीने के लिए किराए पे दूं, आपको 6 महीने के लिए किराए पे दूं, आमिर भाई को 1 साल के लिए किराए पे मिल जाए, यहां से आपको 3 साल के लिए किराए पे मिल जाए, तो जितने अरसे के लिए भी वो किराए पे जा रहा है आगे जाकर वो बराबर फायदा ही दे रहा है, वहां से हमें रेंट आ रहा है, तो एसेट बराबर फायदा देने के लिए हमें तैयार है। तो रेंटल इनकम क्या बराबर ही नहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए हर साल? मुनासिब है ना, एक चीज आपको बराबर फायदा दे रही है, मैंने रेंट पे देने के लिए हाँ ना कर दो भाई, अगर तुम्हें मैंने कैलकुलेशन के लिए बिठा दिया है तो। वैसे एक स्टूडेंट है आपका, चलिए ठीक है, 1 मिनट ये बिठाया हुआ है 2, तो खैर मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे वो जनरेटर है वो मैंने मंगवाया है बाहर के मुल्क से, और मेरा उसका मकसद क्या है उसको रखने का, कि मैंने उसको किराए पे देना है, तो वो मुझे हर वक्त बराबर फायदा देगा।
किसी को 2 साल के लिए किराए पे दूं, किसी लेसी को 3 साल के लिए दे दूं, किसी को 6 महीने के लिए दे दूं, उस एसेट ने मुझे, उस जनरेटर ने मुझे बराबर फायदा देना है। वो क्या है? वो किराया ला कर देगा। वो अलग बात है, किसी से डील ऊपर किसी नीचे तो होती रहती है, लेकिन फिलहाल ये एसेट 3 साल बराबर फायदा दे रहा है, हमें किराया कमा के दे रहा है। लेकिन हमने, ये असल में लेसर करता है, लेसी को फंसाने के लिए इस तरह के अरेंजमेंट्स करता है। हमने उसको डिक्रीज होने वाला रेंटल, इंक्रीज होने वाला भी हो सकता था, ये दे दिया। तो इसमें फर्क क्या पड़ेगा? ये क्या है? कैश फ्लोज, इंस्टॉलमेंट्स। ये है कैश आया, ये है कैश आया, ये है कैश आया। तो IFRS 16 कहता है कैश डिफरेंट आ रहा है, पर रेंट तो तुम बराबर कमा रहे हो, क्योंकि तुमने ये एसेट किराए पे दिया, तो 3 साल उसने किराया ही कमा के देना है। 3 साल में उसकी कोई परफॉर्मेंस चेंज नहीं हो रही है, उसने 3 साल तुम्हें फायदा क्या देना है? किराया। तो तुम ये क्यों अलग अलग कैश रिकॉर्ड कर रहे हो? इनकम जो है वो स्ट्रेट लाइन पे बुक करो, या कोई और मुनासिब बेस है। तो ये स्टैंडर्ड बोलता है, या कोई और। स्टैंडर्ड ने क्या बोला? इनकम को रिकॉर्ड करेगा, ऑपरेटिंग लीज में लेसर इनकम को रिकॉर्ड करेगा ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस और ऑन एनी अदर अप्रोप्रिएट बेस। तो हमारे लिए तो सवालों में मैंने कहीं को और अप्रोप्रिएट बेस देखी नहीं है, और नॉर्मली यही होता है, स्ट्रेट लाइन पे कर लेते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन पे करना है तो इसका मतलब रेंटल इनकम हमने ये निकालनी होगी, रेंटल इनकम पर ईयर, रेंटल इनकम पर ईयर। अब 22,820 को डिवाइड करेंगे हम 3 साल से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7607 रुपीज, 7607 पर ईयर। नाउ व्हाट इज दिस? कैश आया, ठीक है। व्हाट इज दिस? रेंट कमाया। आया की फिगर डिफरेंट, कमाया की फिगर डिफरेंट। ये पहले भी होता था इंट्रो में, मैंने आपको कहा था कल। वैसे मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे सख्ती हो जाएगी और फिर सारे आएंगे ही नहीं। मैंने कहा था आपको कि पहला दिन जरा मुश्किल होती है ऑपरेटिंग लीज में, कहा था ना। इसकी वजह क्या है? एक अप्रोच पे डालना है। सादा चीज़ें जो बाहर नजर आ रही हैं उनको ज़रा थोड़ा लगेगा मुश्किल तरीके से करा रहे हैं, लेकिन मुश्किल तरीके से नहीं कराया जा रहा, वो एक ऐसी अप्रोच से कराया जा रहा है जिसके बाद बस ये आज का दिन तंगी है, उसके बाद फिर रावी चैन ही चैन लिखेगा, क्योंकि हर सवाल एक तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमने कैश आया की एंट्री करनी है। पहले क्या एंट्री करेंगे जी? कैश आया की। फिर दूसरी एंट्री हम करेंगे रेंट कमाया की, और तीसरी एंट्री करेंगे हम एसेट घिसाया की। ठीक है, ओके। अब चलो पहले मैं फिर एंट्रीज ही करता हूं, ठीक है, फिर एंट्रीज में मिटा दूंगा। अब 1 जनवरी 2000 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 है पहला साल। हाँ जी, 1 जनवरी 2009 पे एसेट परचेजा भी है लेसर ने भाई। डेट ऑफ परचेज गिवन है, तो एसेट को खरीदने की एंट्री सबसे पहले कर ले। ठीक है, 1 जनवरी 2009 पर बोलो जी एंट्री, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट अपनी फेयर वैल्यू से, और कैश क्रेडिट कितने से? जरा ऊंचा बोलोगे तो मुझे सुनाई देगा ना। हाँ 30,000। तो एक तो बोलो सही तरह से, 30,000। 30 ना कर लें, चलो पूरा लिख लें, पहला सवाल है 30,000। अब एक चीज जो नई आ गई, हालांकि मैंने तो इस सवाल में सिर्फ आपको असल में तो ऑपरेटिंग लीज सिखानी थी, लेकिन बस ज़हन में नहीं आया, वो सामने पड़ा हुआ था, सामने अब आ गया। क्या चीज़, नई चीज़ आई है जी? क्या? हाँ जी, IDC लेसर के सवाल में हो और ऑपरेटिंग लीज हो तो क्या करना है? अब देखो, IDC का मतलब ज़रूरी खर्चा जो लीज की वजह से हम पे पड़ा है। ठीक है, तो कितना ज़रूरी खर्चा हमें पड़ा है इस लीज की वजह से? 6,000 रुपये। तो इस 6,000 रुपये की सिंपल सी एंट्री है, आपने इसको भी एसेट में डेबिट करना है। ये IDC इज जस्ट लाइक इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो आपने
जैसे एसेट खरीदा तो इंस्टॉल किया, ऐसे ही एसेट खरीदा तो उसको खरीदने के लिए आप जो किसी को साथ ले गए, इसने सेल डीड बना दी या कोई लीगल फॉर्मेलिटीज देख ली या कोई और ऐसी ही डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो जो कि एसेट की परचेज से रिलेट करती है, उसको क्या कहते हैं, आईडीसी। तो आईडीसी ये किसकी है, लेसर की। किसकी, जो ये पीपीई खरीद के लाया है। तो लेसर का सवाल हो, आईडीसी आए और लेसर की ऑपरेटिंग लीज हो, तो भाई बचपन वाली एंट्री, बचपन में भी वही क्या, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, तो आईडीसी की एंट्री आ गई कितने से, 6000 से। ठीक है, ओके। अच्छा अच्छा, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ना साथ साथ याद करना है ताकि ये इकट्ठा होकर परेशान ना करे कभी आपको। अभी तक हमने कौन सी आईडीसी पढ़ी हुई है, लेसर के सवाल की, नॉर्मल लीज की, और उसकी ट्रीटमेंट हमने की थी। हमने कहा था आईडीसी वर्किंग 1 वर्किंग 2 वगैरह में नहीं आता, बारों बार जनरल एंट्रीज में जाता है, वो हर जगह ऐसा ही होना है। तो लेसर के सवाल, लेसी के सवाल की नॉर्मल लीज में हमने एंट्री की थी उसकी, याद है कुछ, पढ़ नहीं ना रहे घर पे, तुम अकेले आए हो आज फंस गए हो, बाकी के बोल पड़ते थे पहले तो हैं जी। लेसी के सवाल की नॉर्मल लीज हो, अब ऑनलाइन वाले बैठे हुए बच्चों ने बोल लिया घर पे इस एंट्री को, लेकिन आप बैठे हो गुगू बन के, ठीक है। लेसी का सवाल हो, नॉर्मल लीज हो, तो आईडीसी की एंट्री हमने की थी राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट। अगर लेसर का सवाल हो और ऑपरेटिंग लीज आ जाए तो एंट्री होगी पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट। दो आईडीसी अभी हमने पढ़ ली, लेसी की नॉर्मल लीज में भी आईडीसी आती है, तो दूसरी एक रहती है वो भी आएगी। लेसर की ऑपरेटिंग लीज में आई है तो फाइनेंस में भी आएगी, वो भी रहती है। फिर लेसर की नस्ल बदल जाएगी, डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर बन जाएगा, तो उसमें भी दोनों तरह की लीज आएंगे और उसमें भी आईडीसी आएगी, बट 1 बाय 1 ऐसे ही, ताकि हजम हो। अभी भाईजन को एक पढ़ाई थी, दूसरी पे आया हूं, पहली भूली हुई है, हैं जी, तो याद रखना है ऐसे ही, ठीक है। लेसी के सवाल, नॉर्मल लीज, आईडीसी का ट्रीटमेंट, अब तो बोलो, अब तो बोलो, राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर लेसर का सवाल ऑपरेटिंग लीज हो तो राइट ऑफ यूज, सॉरी, पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है जी, डन हो गया। चले, ये बीच में एक गुस्सा आई थी आईडीसी, अल्लाह माफ करे, माजरत, ये असल में पहले सवाल में होनी ही चाहिए थी ऑपरेटिंग लीज के, लेकिन कोई नहीं, एड्डा बड़ा मसला। चलें आगे। अब कैश आया की एंट्री, कैश आया की एंट्री 1 जनवरी 2009 पे करोगे, बोलो। अच्छा, एक ना छोटा सा काम अब करना है, वही जो अप्रोच मैं कह रहा हूं बनानी है, समझ कल तक आएगी, यानी घर पे प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। लेकिन उससे पहले जरा मुझे एक बात तो बताइए, यहां पे करते हैं, अरे यार क्या करते हो, मैं आपके सामने ना एक लेजर बनाने लगा हूं, अगर ये बनाने दिया इसने तो। बैंक का लेजर, इंट्रो में वापस ले गया हूं आपको, बैंक अकाउंट, चलो। अच्छा जी, बैंक अकाउंट, हमारे पास मसलन साल के शुरू में कैश पड़ा हुआ था 50 रुपये बैंक में, हमने दौरान साल सेल्स की, कुछ डेटर से पैसे आए, तो करते कराते हमारे पास कोई लेट से कोई ऐसे ही 30, 20, 70 ये इकट्ठे हुए पैसे कुछ ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद, यार लिख ले भाई, उसके बाद जनाब कुछ पेमेंट्स हमने की, कोई कैश पे किया एक्सपेंसेस की मद में, कोई 25 रुपये पे किए, कोई क्रेडिटर्स को हमने कोई 65 रुपये की पेमेंट क्रेडिटर्स को कर दी, कोई और खर्चे ही ऐसे कोई 15 रुपये के, 10 रुपये के पे हो गए। अब क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है बताओ, ये खुद बताना है, ये नहीं अज्यूम कर लेना। 70। अच्छा, अब ये मैं जनाब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं, तो ये 2000
चलो 25 भी बना देंगे ज़रा, 2024 आ गया। और करंट एसेट्स के अंदर मुझे क्या नज़र आएगा, बैंक। क्या नज़र आएगा जी, बैंक। कितना, 70 रुपये एसेट्स में। डन। अगला साल शुरू हुआ तो क्लोजिंग बैलेंस क्या बना जी, ओपनिंग। ठीक है, यकम जनवरी 2025 ब्रॉड डाउन 70। फिर ऐसे ही कुछ डेबिट्स आए, वो 25 रुपये, कोई 45 42 रुपये ऐसे ही। क्रेडिट में हमने कोई बिजली का बिल पे किया, कोई हमने जो है वो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी कोई 150 रुपये की। अब क्लोजिंग कितना आता है बताओ, क्या इधर बैलेंसिंग फिगर आ गई, कितनी। क्या ये पॉसिबल है या अनपॉसिबल है, पॉसिबल है या अनपॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो इंग्लिश स्लो वाली होती है, फास्ट इंग्लिश में क्या है ये, अनपॉसिबल। ठीक है, उससे भी आगे निकल गए तुम, क्या कह रहे हो, नॉन पॉसिबल। हाँ, ये भी एक फास्ट इंग्लिश का वर्ड हमें मिला है। अच्छा सॉरी, तो अब ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है, बैंक से आपने ये अरेंजमेंट किया हुआ हो। कैश कभी ओवरड्रॉ नहीं होता, बैंक ओवरड्रॉ होता है। कैश में तो रात में 100 रुपये पड़े तो 100 ही निकलेंगे, 150 तो नहीं निकल सकते ना। लेकिन बैंक में आपका 100 रुपया पड़ा था, लेकिन आपने बैंक से अरेंजमेंट कर रखा है कि अगर हम आपके पास कोई बंदा भेजें और उसके हाथ में 150 का चेक है और मेरे पास 100 पड़ा हुआ है, तो तुम 150 पे कर देना, 50 मेरे भी आप पे पे कर देना, जब तक वापस ना आए तो इंटरेस्ट लेते रहना। इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये फैसिलिटी अवेलेबल, आप FAR पढ़ चुके होंगे तो आपने ये IAS 23 में देखी होगी, वरना सादा सी बात है। ठीक है, पढ़ चुके होंगे तो इधर बैठे हैं ना, तो अभी तो ये तो अभी ख़त्म हुई है ना आपकी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक से ली जाती है, इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी कहते हैं। तो ये एक लिमिट तक आप अवेल करते हैं, आप बैंक से एग्रीमेंट करते हैं कि 150 मिलियन तक, लेट से आप में मेरे एंड ज़्यादा ही हो गया, चलो ठीक, कोई नहीं, एडा मसला भी, खैर है, 150 मिलियन तक आप जो है वो हमारे भी आप पे लोगों को पेमेंट करते रहना, और जब तक आप हम वो पैसे वापस नहीं करेंगे इंटरेस्ट ले लेना। रनिंग बैलेंस होता है, फिर हमारे पैसे आते भी उसी अकाउंट में हैं, निकलते भी वहीं से हैं, तो जब पैसे आते हैं तो बैलेंस कम भी हो जाता है, फिर बढ़ भी जाता है। फिर ये है ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट हमारा था, हो गया ओवरड्राफ्ट। अब सबसे पहले काम तो हम ये करेंगे कि हम बैंक अकाउंट के लेजर का नाम बदल कर रख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट का अकाउंट। नहीं सर, यही तो नहीं करना था, इसलिए तो ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इंट्रो में क्या ऐसा करते थे, क्या बैंक अकाउंट का नाम बदल के बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो जाता था? बैंक अकाउंट वैसे ही रहता था। हाँ, बैलेंस शीट के अंदर आप करंट लायबिलिटीज के अंदर जब इसको लिखते थे तो आप कहते थे ये क्या हो गया जी, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको बैंक OD जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, जगह तंग है। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिखकर यहाँ पे 51 लिख लेते थे, क्या अब ये यहाँ पर नहीं रहा। ठीक है, सही है। तो बैंक के लेजर का नाम नहीं बदलना आपने, ये बात समझ आई। नींद भी आ रही है, जो बेचारे TS मैंने बिठाए हैं, बड़ी मुश्किल से बेचारे जमाइयाँ भी रोक रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, हम भी ब्रेक करेंगे रोज़ की तरह। हाँ, थोड़ा पढ़ेंगे आज, हम ज़्यादा भी नहीं पढ़ेंगे, ब्रेक भी करेंगे, तो आप फ्रेश हो आना। ठीक है ना, अच्छा है। उई, याद ही नहीं रहा, अल्लाह माफ़ करे जी। तो कोई बात नहीं, जुम्मा है तो क्या हुआ, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, छुट्टी 1 बजे कर लेंगे ना। ओके, अच्छा जी। अब ये सारी बात मैंने इसलिए बताई कि देखो, आपको रेंट रिसीव हुआ है, ठीक है जी। अब रेंट रिसीव होता है तो उसकी एंट्री होगी कैश डेबिट। अगर एज इट इज़ वही सारे का सारा आपने इनकम में डालना होता तो आप एंट्री करते कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। अगर जो कैश आया है वही आपने कमाया है तो ये तो इंट्रो वाली एंट्री बन जाती। पर यहाँ मुसीबत क्या पड़ी हुई है हमें, मुसीबत ये पड़ी हुई है कि कैश डिफरेंट है और इनकम डिफरेंट। तो हम फिर पहले कैश आया की एंट्री क्या करेंगे, हम कहेंगे जी कैश आया की एंट्री कैश डेबिट। अब रेंटल इनकम की बजाय रेंट रिसीवेबल क्रेडिट कर लेंगे। आप कहोगे ऐसे ना करें सर, पहले आप ना कमाया की एंट्री करते ना तो हमें फिर कुछ समझ आ जाती
कि जी रेंट कमाया की एंट्री होती है, ये तो आती है ना आपको। रेंट कमाया की एंट्री क्या होती है बोलो? रेंट कमाया की एंट्री क्या होती है? कमा लिया ना, इनकम कमा ली तो एंट्री कैश डेबिट, सॉरी इनकम क्रेडिट करनी, और कैश तो आया नहीं तो रिसीवेबल डेबिट, यानी एंट्री होनी चाहिए थी रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि पहले इनकम बुक करनी चाहिए और फिर कैश आए तो उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो असल तो यही होना चाहिए था कि आप करते कमाया आया। क्या करते? कमाया फिर आया। पहले कमाएं तो रिसीवेबल बनता है। ये तो सिचुएशन ही डिफरेंट बन रही है। ये तो क्या कह रहा है, चलता ही नहीं यार कभी कभी ये ना तंग। ये तो क्या बन रहा है जी, ये तो कैश पहले आ रहा है अगर साल के पहले दिन, तो इसका मतलब ये तो एडवांस रेंट है। लेकिन हम इस मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, हम अपनी एक सहूलत वाली वर्किंग की तरफ जा रहे हैं। वो क्या है? वो क्या है? या पहली बात तो आया पहले रखना और कमाया हमेशा बाद में रखना, ये टैकल करेगा आपके एडवांस और एरियर के सवाल को एट द सेम टाइम। क्योंकि एडवांस के सवाल में कैश पहले दिन आना है साल के मसलन, और इनकम साल के आखिरी दिन कमाया वाली होनी है, तो वो तो वैसे भी एंट्री होनी चाहिए आया कमाया। लेकिन अगर एरियर वाला सवाल हो तो क्या सेम डे के ऊपर भी आप आया कमाया की एंट्री पहले कर नहीं सकते? आया की एंट्री एक दिन पे ही एंट्री करनी है ना, तो ये एंट्री पहले आए और ये बाद में आए सेम डेट पे, या ये एंट्री पहले आए ये बाद में, आपको फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इस तरतीब पे एंट्रीज को कर लिया, अब सवाल जिधर मर्जी जाता रहेगा, आपने आया कैश आया रेंट कमाया की एंट्री करनी है। एक तो ये तरतीब हो गई। दूसरा मसला, अगर कैश पहले आया है और आपने रेंट कमाया है बाद में, थोड़ा पेट्रोल महंगा कर दिया मैंने। अच्छा, कैश पहले आया है और रेंट बाद में कमाया है, तो आपका कैश पहले आना आपके ऊपर एडवांस है। आपको कहना चाहिए था रेंट, ये कैश डेबिट रेंट इन एडवांस क्रेडिट, और फिर ये रेंट पे जाके कहना चाहिए था रेंट इन एडवांस लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट। लेकिन ये तो हो जाएगा एडवांस वाले सवाल में। एरियर वाले सवाल में जाओगे तो क्या होगा? एरियर वाले सवाल के अंदर पहले दिन कोई एंट्री नहीं हुई, साल के आखिरी दिन पहले एंट्री करोगे कैश डेबिट रिसीव, ये रेंट रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, और फिर इनकम डेबिट ये रिसीवेबल क्रेडिट करके कैश को डेबिट कर लोगे। यानी मसलन अगर मैं आपकी बात जो दिलों में आ रही है वो मानूं, एडवांस का सवाल है, तो फिर तो 1 जनवरी पे आपने कैश रिसीव किया तो एंट्री की कैश डेबिट रेंट इन एडवांस डेबिट, जिसको डेफर्ड इनकम भी कहते हैं। ऐसे ही है, डेफर्ड इनकम लिख दूं, डेफर्ड रेंट, ये एंट्री की। और जब ईयर एंड आया, लेट्स से 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड है, तो हमने कहा लो जी अब इनकम रिकॉर्ड करनी है, लायबिलिटी खत्म कर दो, डेफर्ड रेंट डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट पीएनएल में ले जाओ। ऐसा ही है, बोलो। और अगर यही सवाल एरियर का बन जाए, ये मैं बता रहा हूं कि ये सारी तरतीबें हैं ऐसी जो कई दफ़ा बच्चों को करवाते करवाते कई सालों में आकर फिर एक तरतीब वज़ा की थी, जिसका फ़ायदा ये है कि एक दफ़ा बात मान लो, 2 जुमले उस बात को मान के अपना काम स्पीडो स्पीड करो। सवाल बदलेंगे आप नहीं बदलेंगे, एक ऐसे काबू में आ जाएगी ऑपरेटिंग लीज भी। ठीक है, लेकिन उसके लिए पूरी कहानी पहले बतानी पड़ती है। अगर एरिया का सवाल होता तो फिर 1 जनवरी पे तो कुछ होना नहीं था। 31 दिसंबर पे पहले आप एंट्री करें, 31 दिसंबर पे पहले कमाया की एंट्री करें, तो आपने कहना था जी रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट, और फिर साथ ही रेंटल इनकम डेबिट, ये सॉरी कैश डेबिट और रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये करते ना जी एंट्री। अब इस तरह से तो हर सवाल के अंदर आपको बदलाव लाना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा यार इस मुसीबत से ही निकल आओ। कभी आप रिसीवेबल बुक करते हो और कभी आप एडवांस बुक करते हो। ये क्या है? डेफर्ड रेंट, ये मतलब रेंट इन एडवांस है ना, एडवांस रेंट। बाहर बारिश हो रही है? हाँ मेरे बाहर बारिश हो रही है, तेज वाली, कैट्स एंड डॉग्स वाली। देख के जरा बाहर, देख के जरा। अच्छा जी सुनो, तो भाई कभी आप एडवांस रेंट बुक करते हैं, कभी आप रेंट रिसीवेबल बुक करते हैं, तो हर दफ़ा सवाल को बदलना पड़ता है। हर सवाल में ये देखना पड़ता है, इसको ख़त्म करने के लिए और बहुत सारे मसाइल को हल करने के लिए जो जितने भी आ सकते थे ऑपरेटिंग लीज में, हमने एक तरतीब वज़ा की। ठीक है, मिलजुल कर
बच्चे फिर वही करते आ रहे हैं पिछले कई साल से, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन उनका फीडबैक है इस पे। इसलिए आप अपना तजर्बा करना चाहें तो बेशक करें, पर आई वुड सजेस्ट कि ये सबसे आसान तरीका है। क्या हम चाहे रिसीवेबल चाहे अनअर्न्ड का केस हो, हम लेजर एक ही बना लेंगे। हम एंट्रीज के ऊपर एक लाइन लिखेंगे, हम जर्नल एंट्रीज के ऊपर एक लाइन लिखेंगे फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट। कैसे हैं आप सर? सर मैं तो बस आपकी ही याद में बूढ़ा हो गया हूँ। है सही है सर। फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट आई है, वी ना लिखना, वो कहेगा सारे बच्चे एग्जाम हॉल में बैठ के मशवरा करके कह रहे थे वी हैव यूज, नहीं अपना लिखना, ठीक है। पर्चे में बाकायदा लिखना है जर्नल एंट्री से पहले, क्या फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल, और जिंदगी आसान हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, अब आपकी जर्नल एंट्री यूं होगी, कैश आया की एंट्री जिस दिन मर्जी आया है, वो साल के शुरू में आया, साल के एंड पे आया है, कैश आया की एंट्री, आया की एंट्री पहले करो। क्या एंट्री बनेगी? कैश तो डेबिट होना है, अगली गल दसो। हाँ जबरदस्ती कराया, रेंट रिसीवेबल डेबिट, दिल नहीं कर रहा लेकिन कर लो, मान लो उस्ताद की। फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट वी हैव आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल। तो इससे एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। कमाया की एंट्री, कमाया की एंट्री, कमाया तो हमेशा साल के एंड पे ही होगा, पीरियड के एंड पे ही कमाया जाता है, वक्त गुजरने के साथ सर्विस दे ली तो कमाया, ठीक है। तो उसकी एंट्री रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, ये भी करवाता हूं एंट्री। ये क्या आ गया जी? कमाया की एंट्री। फिर घिसाया, एसिड घिसाया, एसिड घिसाया की एंट्री, वो डेप्रीसिएशन आपकी होनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक है। तो ये जनाब एसिड घिसाया की एंट्री आ गई। ओके, फिर इसी तरह से यही चीज आगे जाएगी लेजर के लिए। अब इधर देखो, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट वी हैव यूज्ड द वर्ड, फिर आपने वी नहीं लिखना, आपने तो पर्चे में आई लिखना है ना, चलो वी भी लिख दे तो कहना वो उस्ताद और हमने मशवरा किया था पर्चे से पहले। वी हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी मुझे कैश आया, बल्कि मिसाल के तौर पे क्या, हमारे सवाल के तौर पे करते हैं, कैश आया 8,000, ठीक है। रेंट कमाया, रेंट कमाया कितना, मैंने अभी लिखा, अभी करवाता हूं एंट्री 7607। एसिड घिसाया, वो भी एंट्री हो जाएगी अभी, ठीक है। अभी फिलहाल इस पे फोकस करें हम। अब लेजर बनाएंगे ईयर एंड पे, अगर बैलेंस शीट बनानी है तो लेजर बनाएंगे, बैलेंस शीट नहीं बनानी तो फिर कोई जरूरत नहीं लेजर बनाने की, ठीक है। एंट्रीज बिल्कुल सही है, ऊपर टॉप पे लाइन लिख दी ना, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल। फिर ये एंट्रीज की हैं आपने, बिल्कुल सही एंट्रीज है, ठीक है। लेकिन अगर बैलेंस शीट बनानी है तो आपको अनअर्न्ड या रिसीवेबल का पता होना चाहिए कि नहीं। अगर अनअर्न्ड रेंट है तो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में शो करोगे, और अगर रिसीवेबल है तो फिर करंट एसेट में शो करोगे, ऐसा है? बोलो। तो उसके लिए ज़मानी कर सकते हैं अगर ऐसा सादा सवाल हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं ऐसा सादा सवाल होगा, ठीक है। फिर दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, बहुत सारी चीज़ें एंट्रीज पड़ती हैं, फिर मसला आ जाता है। तो एक आसान हल क्या है, अगर बैलेंस शीट बनानी होगी, फॉर बैलेंस शीट, फॉर बैलेंस शीट, अगर आपने बैलेंस शीट बनानी होगी तो ये रेंट रिसीवेबल का लेजर बना लोगे। अब इसमें एंट्री देखो क्या होगी, कैश आया, कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। रेंट कमाया की एंट्री, रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। साल एंड हुआ, बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? डेबिट साइड पे। लेफ्ट साइड क्या होती है? हाँ बोलो, कैलकुलेटर कर लो पाए, तुसी कि मेरे वलीमे ते आए हो जी। 39, हाँ जी सही है। अब नजर आ रहा है कैश 8,000 आया, कमाया अभी सिर्फ 7,607 था, तो ज्यादा आया, कमाया कम आया ज्यादा, तो इस वजह से अनअर्न्ड या लायबिलिटी बन गई। बात समझ आई? तो ये मैकेनिज्म समझाया, अभी सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या है,
मैकेनिज्म क्या है? फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीव, बस यही मैकेनिज्म है। अब इससे सवाल जिधर मर्जी कर दो। अभी मैं देखता हूं, ये 12वां सवाल तो मैंने कराना ही है, 13वां में आज नहीं कराता, कल कराता हूं, और 13वां 14वां में आपको करवाऊंगा। आप परेशान रह जाएंगे, एडवांस एरियर का सवाल ऐसे स्विच होगा। एक चीज नहीं तब्दील होनी हमारी सिवाय डेट्स के, सिर्फ इस अप्रोच की खूबसूरती की वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। ठीक है, चलें अब आ जाएं। ये तो ऐसी गपशप थी, यही सारा काम हमने करना है। ठीक है, तो इसको मैं कहता हूं जरा एंट्रीज कर लेते हैं, फिर हम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो बात की है ताकि ये भूले ना। ओके, तो कैश आया, रेंट कमाया और एसिड घिसाया, ये तरतीब है। ठीक है, अब कैश आया की एंट्री, माजरत पहले बताया नहीं था, तो आपने तो टॉप पे पर्चे में लिख लेना है नोट। टॉप पे नहीं लिखा तो बॉटम पे लिख लें। क्या चीज? नोट। नोट क्या है जी? क्या नोट डालेंगे? क्योंकि असल में तो बेटा कैश पहले आना तो अनअर्न्ड होता है, लेकिन हमने एक नोट डाल देना। ठीक है, उससे काम हो जाएगा। ओके, तो फॉर जी कंबाइन एंट्री नहीं करेंगे, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल। डन हो गया। अब जिंदगी आसान है। अब पता है क्या है, अब आंखें बंद करके एंट्रीज करी जाओ। वर्किंग में क्या पड़ा है? कैश आया, रेंट कमाया, ये हर साल बराबर आने, और एसिड किस आया कि एंट्री डेप्रिसिएशन की होगी। ठीक है, अब वो डेप्रिसिएशन की टेक्निकल एंट्री वो मैं एंड पे कराता हूं। ओके, सही है ना, उसमें थोड़ा सा मसला है, वो बाद में करते हैं। अब कैश आया, एंट्री एंट्री एंट्री, कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल। हालांकि दिल में क्या आ रहा था? अनअर्न्ड, पर मना कर दिया, उस्ताद ने मान लिया, बच्चों ने, अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, और कल तक इसके फजाइल सामने आ जाएंगे, और फिर परसों परले दिन जब जितने सवाल जिंदगी में करोगे ऑपरेटिंग लीज के, आप कहोगे वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। वजह क्या है? सवाल की टेंशन नहीं है, एडवांस है, एरियर है, ईयर एंड डिफरेंट है, हमने एक तरतीब पक्की कर ली। ठीक है, तो कैश आया कितना? 8,000। रेंट कमाया, अब ये 31 दिसंबर 19 पे जाके जी, तो रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। ये स्टैंडर्ड को तकलीफ है कि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर रिकॉर्ड करो। 0760 जी, ये असल स्टैंडर्ड को तकलीफ है कि इसको क्या करो? स्ट्रेट लाइन पे रिकॉर्ड करो। और एसिड घिसाया की एंट्री मैं लिख रहा हूं, लेकिन वर्किंग जरा थोड़ी देर तक करते हैं। ठीक है ना, मैं चाह रहा हूं जरा उसको अलग से ही हम डिस्कस करें, ऐसे ही जरा वो रोक ना दे आपको। और एसिड घिसाया की एंट्री, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ठीक है जी, ये अभी करते हैं। ओके, सही है। अच्छा, अगली बात, नोट इधर एंड पे डाल दिया है ना मैंने अब तो, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट वाला। अच्छा, अब अगला साल आया, अगले साल में जनरल एंट्रीज बताइएगा फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2010 जी। पहली एंट्री होगी, चलो दूसरी तो होगी नहीं, चलो अब तीसरी तो कराई दो। यकम जनवरी 2010 कैश आया, कैश डेबिट, ये इतना आसान काम है, अभी याद हो जाएगा आपको जी। 7600 कैश आया, फिर रेंट कमाया 31 दिसंबर 10, रेंट कमाया स्ट्रेट लाइन पे आना है, तो रेंट रिसीवेबल डेबिट। अभी मुझे पता है आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, पर कर दो आज का दिन, ऐसे समझ के कि बस मजबूरी है, कह दिया इसने, कहां जाए, आप मजबूरी है, कर ही देते हैं, आज कर दें। ठीक है जी, कितना जी? 7607। ठीक है जी, और एसिड घिसाया एंट्री, फिगर वो इसकी मैं एंड में बाद में करते हैं इसकी बात। ठीक है जी जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, तीसरा साल 31 दिसंबर 2011 जी बच्चों, पहली दोनों एंट्रीज नहीं है, तीसरी एंट्री कैश आया, बोलो 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 बोलो, बोलने वाले पास होते हैं, घर बैठे हुए बच्चे बोलें। कैश आया कितना?
रेंट कमाया, जल्दी जल्दी, सॉरी, जल्दी जल्दी, रेंट कमाया। अब ये स्ट्रेट लाइन पे, ये स्टैंडर्ड को तकलीफ है, स्ट्रेट लाइन पे रिकॉर्ड करवाता है, इसलिए हमारा फर्क आ जाता है, कभी अनअर्न्ड तो कभी रिसीवेबल। यानी अगर आपने पहले कैश ज्यादा लिया है और बाद में कम किया है तो आपका अनअर्न्ड वाला चक्कर बनेगा, और अगर यही उलट होता है अरेंजमेंट तो रिसीवेबल वाला बन जाता। डिपेंड करता है, लेकिन हमारे सवाल पे अब हमने ये सोचना ही नहीं है रिसीवेबल बन रहा है या अनअर्न्ड बन रहा है, एंट्रीज तक वैसे नहीं, और बैलेंस शीट बनाते हुए लेजर बना लेना। 1 मिनट का काम, ब्रेक के बाद करेंगे इंशाल्लाह, ताकि थोड़ी ब्रेक आए जी। कितना? 7607। हाँ जी, समझ आती है बात। उसके बाद क्या है जी? एसिड घिसाया, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, यहां तक कोई मसला? अब डेप्रीसिएशन की बारी आ गई, तो डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। चूंकि ये कौन सी लीज साबित हुई है जी? ऑपरेटिंग लीज, तो इसका मतलब एसेट तो लेसर के पास ही रहना है और सारी जिंदगी के लिए रहना है। ये तो पीपीई है, इसको इसकी यूजफुल लाइफ पे, यहां पे कोई नहीं शार्टर शूटर देखना, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हो रही, ठीक है, और शार्टर शूटर नहीं देखना, वो लेसी का केस था। लेसी में याद है शॉर्टर ऑफ लीज, पूरी बात क्या थी? ओनरशिप विल ट्रांसफर तो यूजफुल लाइफ, विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी तो लेसी की किताबों में राइट ऑफ यूज की डेफिनेशन होती है शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म, लेकिन ये लेसर है। हमने कहा ऑपरेटिंग लीज है तो लेसर, अच्छा फाइनेंस लीज है तो लेसर की किताबों से एसेट ही निकल गया था, डेप्रिसिएशन का सवाल ही नहीं आया था। ऑपरेटिंग लीज है तो लेसर की किताबों में ही एसेट पड़ा है, तो डेप्रिसिएशन पीपीई की कैसे होती है? तो यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो यूजफुल लाइफ के ऊपर आपने इस एसेट को क्या कर देना है? डेप्रीशिएट, ठीक है। तो एसेट कितना है जी? 30,000 भी था और 6,000 भी, तो 36,000 को हम किस पे डिवाइड कर देंगे? 6 पे, ठीक है जी। और तुम्हें पहले से पढ़ा हुआ, अगर पर्चा पास है तुम्हारा तो तुम तो ऐसे सर ना नहलाओ, उसको पहले वेट करने दो, जवाब उसको पहले देने दो, ठीक है। भाईजान आपने यस कह दिया, तजर्बाकार लोगों ने कहा नो। अब आप वजह बताएं, चलें, पता तो आपको लग ही गया। भाई देखो, वो जो जनरेटर मैंने 25 साल के लिए मंगवाया था, वो मैंने इस भाई को 3 साल के लिए किराए पे दिया है, वकील से इसका एग्रीमेंट बनवाया तो 6,000 रुपया दे दिया, ठीक है। इससे 3 साल बाद वापस आएगा तो मैंने इस भाई को किराए पे देना है, फिर वकील को नया एग्रीमेंट करने के लिए फिर बुला के फिर पैसे दे देंगे, फिर इससे आएगा, फिर हो सकता है आपको मिल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6,000 रुपए की आईडीसी हमने पे की है, क्या ये पूरे 6 साल हमें कॉस्ट फायदा दे रही है? ये जैसे वो बचपन में आपने पढ़ा था ओवरऑलिंग या इंस्पेक्शन की कॉस्ट होती है, तो वो 3 साल बाद दोबारा करवानी होती है तो दोबारा इनकर करनी पड़ती है, ये ऐसा ही है। तो आईडीसी लेसर की ऑपरेटिंग लीज में अगर हो तो अब पूरी बात अब पता लगी। रिकॉर्ड तो करेंगे, उसकी एंट्री तो होगी, रिकॉर्ड तो करेंगे उसको कैसे? पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन उस आईडीसी को डेप्रीशिएट, एसेट तो बना लिया, डेप्रीशिएट करेंगे लीज टर्म पे, ना के यूजफुल लाइफ पे। क्यों? क्योंकि जब ये 3 साल बाद एसेट वापस आना है तो ये वाली लीज के ऊपर आईडीसी 6,000 आई थी, इसका तो फायदा खत्म हो गया। अब अगली लीज पर एसेट जाएगा तो उसकी नई आईडीसी पे होगी, तो वो फिर अगली लीज टर्म के लिए चलेगी, ओके। तो इसका मतलब डेप्रीसिएशन कैसे रिकॉर्ड करेंगे जी? 30,000 डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स, ये एसेट की तो यूजफुल लाइफ यही है, प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स। तो ये थोड़ी सी साइंस थी, मैंने कहा इसको अलग ही रखें, ओके। तो ये अब हमने 2 आईडीसी पढ़ ली है। लेसी की सादा थी, राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट, तो राइट ऑफ यूज जितना अरसा है वो उतना अरसा ही आईडीसी वो है ही उसी का, समझ आ रही है बात? तो वो तो सेम पे ही रहा। लेसर की ऑपरेटिंग लीज हो तो एंट्री आईडीसी की क्या है? पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन इसको डेप्रिशिएट करना है लीज टर्म पे, ना कि यूजफुल लाइफ पे, ओके। आंसर बताओ। 7,000 एग्जैक्ट 7,000। ये कितना बनता है और ये कितना बनता है? गुड जी, नेक्स्ट सेम, और बोलो चलो। अब पहली बात, 5 सवाल किए, 5 का जवाब नो आया, तो कौन सी लीज बन गई? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग लीज में अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल नहीं बनता, बस डेट इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम था, कोई डिस्काउंटिंग कोई चक्कर नहीं। फिर कैश आया, रेंट कमाया, एसेट घिसाया, ये एंट्रीज करनी है, ठीक है।
और साथ ही हमने आईडीसी की भी डिस्कशन कर डाली। ठीक है, ये चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, पेज नंबर कौन सा है? 49। तो इसकी जर्नल एंट्रीज हो गई हैं। अब यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके हम फिर इसकी पीएनएल बैलेंस शीट, इसके नोट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। पार्ट 1 का अल्लाह हाफिज़।